हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सामने लाइव कॉपी चेक करके दिखाने वाला हूं। और ये कॉपी एक नॉर्मल इंसान की नहीं, ये कॉपी एक टॉपर बच्चे की है। अगर आप भी इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आओगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 100 में 100 नंबर मिलेगा, यानी आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग पुअर है तो हमारी नंबर तो बोर्ड एग्जाम में कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में साइंस का एक पेपर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आओगे तो ये जिसके भी सामने जाएगी, अगर उस टीचर का दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक साइंस की कॉपी चेक करने वाला हूं और आपको पूरी आइडिया ये लग जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी कैसे लिखी जाती है, साइंस की कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, साइंस में न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाता है, साइंस में समीकरण को कैसे हल किया जाता है, साइंस में अंतर कैसे लिखा जाता है, और साइंस में ठीक है क्या चीजें, चित्र कैसे बनाया जाता है, पेंसिल से बनाया जाता है कि पेन से बनाया जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास साइंस की तो बहुत सारे टॉपर बच्चों की कॉपी है, लेकिन ये जो कॉपी है सबसे बेस्ट लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे मायने ये होता है कि कम कॉपी लेकर सबसे बेस्ट लिखना। ये देख सकते हो हमारे पास तमाम सारी कॉपी है। ठीक है, इस तरह से कॉपी है जो कि अभी जच चुकी है, और एक कॉपी ये है सबसे बेहतर बेस्ट तरीके से लिखी गई कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कॉपी आज मैं इसको चेक करने वाला हूँ। और सबसे पहले आपको इस तरह से 20 बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो इसकी शुरुआत कैसे की गई है, इसको लिखा कैसे गया है, ये देखते हैं आंसर शीट पे। तो सबसे पहले ये कॉपी है आज की जो जांच होने वाली है, इसे हम फ्रंट पेज पलटते हैं तो आपको इस तरह से मिल जाएगा खंड ब। ठीक है, क्योंकि इसमें खंड ब आपको सबसे पहले देखने को मिलता है और खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलता है। तो बच्चे ने कॉपी की शुरुआत कैसे किया है, ठीक है, कुछ इस बच्चे की जो कमियां है उसको भी मैं बताऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लेकर आओ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये बहुत मस्त कॉपी लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले खंड ब डाला गया है। खंड ब में सबसे पहला उपखंड क किया गया है, और इसमें क्या है, खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न दे रखा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी की कोई भी कमी नहीं होती है, आप जितना कॉपी मांगोगे उतना मिलेगा। तो आपको सबसे पहले खंड ब यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न और उपखंड क यहाँ पर डाल दो। ठीक है, जगह की मत बचाओ यहाँ पे। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि ये है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। इस तरह से आपको लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है। इसके बाद क्या दे रखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू 30 सेमी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बने। देखिए कैसे इसको लिखा गया है, और न्यूमेरिकल हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा गया प्रश्नानुसार। सबसे मस्त बात है यही है कि आपको ये लिखना है, ठीक है, एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने प्रश्न के अनुसार यहाँ पर चीजों को लिखा है। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी दे रखा है। यहाँ पे लिखा गया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 30 सेमी। और देखो, अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो माइनस पे रखी जाती है, तो यहाँ पे माइनस पे रखा गया। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें दे रखा है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बने। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कितना है, v बराबर -20 सेमी। ठीक है, और वस्तु की दूरी जो है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी पर देखो बच्चे ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब यहाँ पे जैसे ही हल किया तो यहाँ पे लिखा लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस के सूत्र से हल कर रहा है, सही बात है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे इस तरह से सीधा का सीधा एक बटे के एफ की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे इसे ये लिखना चाहिए कि सभी का मान यहाँ पर रखने पर सूत्र में, तो सही है ये भी। 1 बटा के एफ की वैल्यू -30, 1 बटा के -20 और -1 बटा के यू। इस तरह से पूरे के पूरे हल किया गया है, आप देखो। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने जो आंसर है इसे ब्लैक पेन से इस तरह से बॉक्स में किया और लास्ट में आंसर लिखा है। अब देखिए, आंसर यहाँ पर इस तरह से करने से पता चल जाता है कि बच्चे ने यहीं तक न्यूमेरिकल को हल किया है। और हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, अगर आपको एक लाइन भी अगर यहाँ तक ये भी बच्चा लिखता सूत्र तक,
तो भी इस पे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और ये 2 नंबर का है, तो न्यूमेरिकल पर जान लो आपकी एक भी नंबर नहीं कटते हैं। तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट ख में दे रखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण हम कैसे होता है, 2 नंबर में है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यार बच्चों, आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा और कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको पता चल जाएगा। और एक एक चीजों को मैं आपको बताते चलूंगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में आप कहोगे कि सर मेरा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और मैंने 70 में 70 नंबर करके आया था, लेकिन रिजल्ट आता तो आपके 50 नंबर 55 नंबर मिलते हैं, यानी आपके 10 से 15 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। और अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आप कहोगे कि 100 में 100 करके आता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें 70 नंबर 75 नंबर आता है, यानी जो 20 से 25 नंबर है वो कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो को देख लिया तो आप जान जाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर देंगे तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे जो 10 नंबर 15 नंबर है वो कहाँ पे कटे। तो एक एक चीजों को मैं वीडियो में आज की इस बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख डाला गया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास समय की अभाव होता है तो यहाँ पहले आप ख लिख सकते थे। ठीक है, पहले का ख एक बार डालो, ठीक है, बार बार डालोगे तो आपका समय जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाला गया निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे इसको लिखा गया है, ये भी मस्त लिखा गया है, ठीक है, और निवारण अच्छा लिखा गया है और चित्र भी बनाया गया है इस तरह से, नेत्र गोलक, औतक लेंस, ठीक है, प्रकाश की किरणें, इस तरह से इसका नाम लिखना है। अब चित्र को देखो यहाँ पे पेंसिल से बनाया गया है, तो ये अच्छा होता है, ताकि अगर आपका खराब भी होता है तो आप क्या करोगे, इसको फिर से बना लोगे। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पूरा 2 नंबर का है, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिए, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे दूसरा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो, तब उसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। देखिए, आपको ना प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। प्रश्नों को सीरियल से करने के टीचर में क्या होता है, टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होता है, उसका समय बचता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पर कॉपी चेक करने का 15 से लेकर 16 रुपए के बीच में मिलता है। ऐसे में सभी एग्जामिनर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करें। अगर आप इधर उधर करके लिखोगे तो भाई टीचर थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि इसे फ्रंट वाली पेज पर इन सब चीजों को चढ़ाना होता है। और आप प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है, प्रत्येक उपखंड को नए पेज से शुरू करना है, और प्रत्येक उपखंड के प्रश्न को उसी उपखंड में करना है। ये नहीं कि खंड अ के प्रश्न को खंड ब में कर दिए, ब के प्रश्न को खंड अ में कर दिए। ऐसे करोगे तो टीचर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। आपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो जितने भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट सभी लोग लाइक कर दो, सभी का एक गुड मार्क्स आएगा, मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला गया है, ठीक है, और इसमें 2 में जो चीजें यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले पूछ रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हो कि ओम होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है प्रतिरोध का मात्रक, जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब इसे इंग्लिश में भी लिखा गया है, ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर दिया। ओम होता है जिसे ये ग्रीक अक्षर पाई, ये ओम, इससे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे इस सिंबल को भी लिखा गया है, ऐसे में टीचर तो काफी खुश हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये देना चाहिए था प्रश्नानुसार हल, ठीक है। जो वैल्यू दिया यहाँ पे लिखा गया, L1 की वैल्यू L है, यहाँ पे ये सब चीजें लिखी गई, ठीक है। और एक बॉक्स में यहाँ पे सूत्र लिखा गया, तो इसको लिखना चाहिए कि सूत्र का उपयोग करने पर सूत्र है। अब इस तरह से इसको हल किया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल गुड तरीका है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे भी लिखा गया है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे इस तरह से देखो लिखा गया है, ठीक है, सूत्र को ब्लैक पेन से लिखा गया है इस तरह से। और यहाँ पे जो आंसर आया है, जो देखो कोई भी अगर जैसे साइन थीटा 90 अंश की वैल्यू लिखते हो या कहीं कुछ भी रखते हो तो उसे बगल में दिखा दो। से अगर यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखना पड़े तो यहाँ पे लिख दो थीटा बराबर 90 बराबर, ठीक है, 90 जो वैल्यू लिखना है वहाँ पे आपको लिख देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होता है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का था देख सकते हो आप, ये 4 नंबर का था। इस बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा 4 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करने के बाद आपको कम से कम 3 लाइन का गैप करना है, इससे एग्जामिनर को नंबर देने में भी आसानी होता है और इससे ये पता चलता है कि इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन हल किया है। और न्यूमेरिकल हल करने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इस तरह से न्यूमेरिकल हल करें, ये वाला आपको एरो कभी नहीं भूलना है।
एरो लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरो से ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है। अगर इसमें से चीज़ें बचती है तो आप लिखोगे नीचे तो एरो नहीं लगाओगे, लेकिन अगर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हो तो आपको एरो लगाना है और आंसर को इस तरह से ब्लैक पेन से बॉक्स में करना है और आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसे 4 नंबर मिल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे तीसरा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं यहाँ पर, देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब यहाँ पे कि हेडिंग है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है जिसे यहाँ पे लिखा गया है और इसके नीचे इस तरह की डबल पाई होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिखा गया है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें, ठीक है, पारदर्शी, जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, सही लिखा गया है तो ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पे चित्र बनाया गया है, ठीक है। चित्र में कोशिश करो कि इससे बनाओ, पेंसिल से, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने ब्लैक पेन का यूज किया है और यहाँ पे इसका नाम जरूर लिखना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, ये चीजें, ठीक है। चित्र में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण दर्शाया गया है, इसको लिखना है। और यहाँ पे ये लिखा गया कि श्वेत प्रकाश इस तरह से पड़ती है तो ये सप्तरंगों में विभक्त हो जाती है, तो ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पे और भी लिखा गया, श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। प्रिज्म के 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत गुड लिखा गया है, तो ये भी सही है। और इस पे बच्चे को पूरा का पूरा 4 नंबर मिल गया, ठीक है। एक भी नंबर इसका नहीं कटा। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो ये जो शब्द है जब और श्वेत, इन दोनों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए और आपको सीधा सीधा लिखने की पूरी कोशिश करना। और इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किस पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए, ताकि आपका एक स्मूथ और बेस्ट हैंड राइटिंग में कॉपी लिख पाओ। तो ये हो गया, इस तरह से आपको चित्र वगैरह बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल से आप क्या समझते हैं। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब अंतर कैसे लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये भी चीजें देखेंगे। देखते हैं चौथे का नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब जितना हो सके आपको हेडिंग करो और छोटे छोटे शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश करो। अब देखो ये 6 नंबर का है कि पूरा का पूरा एक पेज लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल पूछा है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, और भी अच्छा लगेगा आपका। और देखो जब ज्यादा लंबा क्वेश्चन लिखते हो ना तो 2 कलर के रंगों का प्रयोग करो, 2 कलर की पेन का प्रयोग करो। जैसे ब्लू लिख लिया, फिर ब्लैक लिख लिया, 2 लाइन, फिर ब्लू, इस तरह से। यहाँ पे जब किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। इस बल को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे इनका वाम हस्त नियम भी दे रखा है, ये भी सही लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया, ठीक है। और इसका सूत्र भी बच्चे को लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सब कुछ सही है। इतना ही पूछा गया तो इतना ही लिखा गया है और पूरा का पूरा इसका 6 नंबर यहाँ से मिल गया, ठीक है। इतना ही पूछा है। चालक पर लगने वाला बल से आप क्या समझते हैं। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो 3-3 नंबर का है तो 3-3 नंबर इसको यहाँ पे मिल गया, 6 नंबर पूरा का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा आपको ये आता है तो ये कर सकते हो, क और ख दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आपको इन दोनों को तो यही बच्चा ने किया है। अब इसके बाद आता है आपका उपखंड ख। उपखंड ख में देता है पहला क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। अब मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर भी खत्म होता तो भी अगर हमें उपखंड ख लिखना होता तो हम उसे नेक्स्ट पेज से लिखते। इस चीज का ध्यान देना है, प्रत्येक उपखंड को या प्रत्येक खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे उपखंड ख नेक्स्ट पेज पे डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने की विधि हेडिंग डाली गई है, ठीक है, इसको लिखा गया है। अब इसके रासायनिक समीकरण को यहाँ पे लिखा गया। आप रासायनिक समीकरण को ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, ये वो नियम भी होता है। ये पूछ रखा है और इसके गुणधर्म भी पूछ रखा है। तो ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, जैसा जैसा है यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है। और ये कितने नंबर का है, देखो ये 2 नंबर का है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का है प्यारे बच्चों। और इतना लिखा गया है, इतना ही काफी था, ठीक है, इतना गुणधर्म सही है। तो ये पूरा का पूरा आपको इस पे कितना नंबर मिल जाएगा। इस बच्चे को पूरा का पूरा बच्चा 2 नंबर मिल गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा 2 नंबर मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है।
नेक्स्ट पांचवे का ख दे रखा है कि पीएच मान से क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे बच्चे ने पांचवे का ख लिखा, सॉरी ख लिखा है केवल, यहाँ पे होना चाहिए पांचवे का ख। ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि किसका ख है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि पांचवे का ख आपको डालना है। अब यहाँ पे पीएच मान हेडिंग डाली गई है ब्लैक पेन से, इसके नीचे इस तरह का अंडरलाइन किया गया है और यहाँ पे पीएच मान की परिभाषा को लिखा गया। अब देखिए एक क्वेश्चन किया गया, 1, 2 और 3 लाइन का गैप किया गया कि बहुत बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद 3 लाइन का गैप आपको करना ही करना है, ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। और ये कितने नंबर का है, देखिए ये 2 नंबर का है, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि लिखने का बेस्ट तरीका है। अब हैंड राइटिंग पे नंबर कहाँ और कब करते हैं, हैंड राइटिंग अगर आपकी पढ़ने योग्य है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उस पर कट सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी आप इस तरह से दूर दूर लिखे हो तो आपके कभी नहीं कटेंगे। पढ़ने आना चाहिए और देखने में सुंदर लगना चाहिए। ठीक है, और आपको कभी भी ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, इस चीज़ का ध्यान देना। हर एक क्वेश्चन को वर्ड लिमिट रख कर लिखना है। ठीक है, और फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर अच्छा लिखना है, उससे एग्जामिनर ये भाप लेता है कि आप एक अच्छे किस्म के छात्र हो, पढ़ने में अच्छे हो, और उसी हिसाब से पूरे कॉपी पर आपको एक एवरेज नंबर देता चला जाता है। तो ये हो गया, आपको लिखा सब कुछ बढ़िया है, इसका पूरा का पूरा 2 नंबर मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठवां क्वेश्चन दे रखा है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। अब अंतर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते बच्चे ने कैसे लिखा है। यहाँ पर देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 6, छठवें का क। ठीक है, छठवें का क, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये सही चीज है। अब देखिए अंतर हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है, आपको एक तरफ जिस चीज का पूछा गया उसको लिखना है, एक तरफ जिस चीज का पूछा गया उसका लिखना है। यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं, तो इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विआबंध या त्रिआबंध होते, ऐसे लिखा गया है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल को ब्लैक पेन से लिखा गया है और इनका सामान्य सूत्र जो होता है उसको भी ब्लैक पेन से लिखा गया है। ठीक है, तो ये छठवां का कितने नंबर का है, 2 नंबर का है प्यारे बच्चों। आपको जब 2 नंबर का देता है तो 2 से 3 अंतर लिखना है, यहाँ पे 2 ही अंतर लिखा गया, सही है। ठीक है, और इस पे ये सबसे सही तरीका है प्यारे बच्चों, इस पे पूरा का पूरा बच्चे को 2 नंबर मिलेगा, इस पे नंबर कट ही नहीं सकता है। ठीक है, साइंस में नंबर कटता भी नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, 7वें का। ठीक है, अब 6वें का क दे रखा है, खनिज तथा अयस्क में अंतर। ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे नंबर कटते, अगर ऐसे लिख कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। खनिज तथा अयस्क में अंतर, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख। ठीक है, 6 का ख भी ऐसे डाल दोगे तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खनिज तथा अयस्क में अंतर, एक तरफ खनिज लिखा गया है और एक तरफ अयस्क लिखा गया है, इन दोनों में अंतर इस तरह से लिखा गया। 2 नंबर का था तो 2 ही अंतर और एक एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को ब्लैक पेन से लिखा गया है। अब देखिए ये कितने नंबर का है, खनिज तथा अयस्क में अंतर 2 नंबर का है। इस बच्चे को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा 2 नंबर इस पे मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक समीकरण गुणधर्म का रासायनिक समीकरण लिखे, 6 नंबर का पूछा गया। तो आइए देखते हैं इसको बच्चे ने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाला गया है, एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि हेडिंग डाली गई है, इसकी विधि यहाँ पे लिखी गई है, रासायनिक समीकरण लिखा गया है और 3 इसके रासायनिक गुणधर्म लिखे गए। यानी जो पूछा गया था वो बिल्कुल पूरा का पूरा लिखा गया है। और ये कितने नंबर का आप देख सकते हो, ये 6 नंबर का है। तो इस पूरे बच्चे को कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। अब देखिए अगर आपको गुणधर्म 1 ठो पता है, 2 ठो पता है, 3 ठो पता है, जितने भी पता है उसको लिख रहा है। अगर ये 2 ठो लिखता तो इससे यहाँ पे 2 नंबर मिलते, 3 नंबर मिलते, इसका एक एक नंबर मिलता। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, जितना याद है उतना लिखना है, यानी कि क्वेश्चन छोड़ कर आना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करना। आता हो तो भी अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो भी बनाकर उसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे 7वें के बाद यहाँ पे 7वें का अथवा दे रखा है। ठीक है, तो बच्चे ने 7वां कर लिया तो अथवा नहीं करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है उपखंड ग। ठीक है, तो देखते हैं उपखंड ग में जो 8वें का क है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, 2 नंबर में। तो देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाला गया है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, ये दोनों एक ही में लिख दिया गया, 2 ही नंबर का है। ठीक है, सब कुछ अच्छा लिखा गया है, जैसे लिखा जाना चाहिए सही लिखा गया है।
इसका पूरा का पूरा इस बच्चे को 2 नंबर मिल गया। अब देखिए 3 लाइन गैप यहाँ पर किया है एक क्वेश्चन के बाद। आपको भी ऐसे करना है, ऐसे पता चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की हो और नंबर देने में थोड़ी सी आसानी रहती है और देखने में कॉपी साफ सुथरी सुंदर लगती है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ख दे रखा है। ख दे रखा है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, और ये 2 नंबर का है। अब देखिए भोजन की, अब यहाँ पे 8वें का ख, आपको फिर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालना है जैसे यहाँ पे डाला गया। अब 8वें का क हो गया, 8वें का ख हो गया, आपका टाइम भी बचेगा। भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। ये सब चीजें अच्छी लिखी गई, ठीक है। और ये 2 नंबर का है, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर प्यारे बच्चों मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सही लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते कैसे लिखे। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाला गया है, ऊपर से एक लाइन छोड़कर नीचे डबल पाई खींचा गया है। पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जल का अवशोषण सबसे पहले होता है। जल का अवशोषण कौन करता है, पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती, ये भी करेक्ट लिखा है। जाइलम में परिवर्तन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते पेज पर कुछ है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यही तक आपका ए आंसर है और ये 4 नंबर का है। प्यारे बच्चों ये 4 नंबर का पूरा का पूरा जितना पूछा गया वो लिखा गया है, ठीक है। तो इस बच्चे को क्या होगा, 4 में 4 पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 4 का 4 पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और आपको भी मिलेगा अगर आप ऐसे लिख कर आओगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी होती है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट किया गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाला गया है। तो सबसे पहला इसमें यही है कि परिवार नियोजन स्थायी विधियां कौन कौन सी होती है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर सीधे ये लिखा गया, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने इसकी परिभाषा देने की कोशिश किया है। यानी परिवार नियोजन तो हम लिखेंगे, लेकिन किसे कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को अंतराल और बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना परिवार नियोजन कहलाता है। अब यहाँ पे इसकी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें स्थायी विधि में पहला हेडिंग डाला गया पुरुष नसबंदी। पुरुष की नसबंदी कर दी जाती है, ऐसे में शुक्राणु क्या होते हैं, वीर्य में नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में गर्भावस्था की जो समस्या है वो बिल्कुल से खत्म हो जाती है। और महिलाओं में भी नसबंदी होता है, तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे लिखा गया। और ये कितने नंबर का है देखो, सबसे पहले ये 2 + 2 का यानी 4 नंबर का है। 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए। टोटल आपका जो इस पे नंबर होगा वो कितना होगा, 4 नंबर होगा। और इस बच्चे को पूरा का पूरा 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है। या अगर ये नहीं आता तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। देखते हैं कि बच्चे ने किसको किया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 11, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि ये अथवा वाला क्वेश्चन किया गया, ठीक है, 11 का। तो यहाँ पे देखिए जनन पर एक निबंध लिखना था, तो निबंध काफी लंबा होता है, ठीक है। निबंध को कोशिश करो कि हेडिंग डाल कर लिखो छोटे छोटे, ठीक, तो वो और भी अच्छे होते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा भी गया है सही तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ नीला पेन से लिखा गया है, कुछ आपको ब्लैक पेन से लिखा गया, कुछ नीला। ऐसे पढ़ने में भी आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है। और ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर में इतना लिखा गया है, सही लिखा गया है। और इस बच्चे को पूरा का पूरा 6 में 6 अंक यहाँ पे मिलेंगे और इस बच्चे को पूरा का पूरा 6 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यानी ये बच्चा जो है काफी अच्छा नंबर लाया। अगर ऐसे आप भी लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों, दोस्त, यारों में से शेयर करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम।